प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब परिवार में। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने कल के टॉपिक यानी एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस के एमसीक्यूज। और इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना, कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है। बच्चों, चाहे कितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की फुल उत्साह, फुल एनर्जी और फुल जोश के साथ। तो बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने कल ही के टॉपिक को, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस। और इस टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन SCl2 is 16. What is the equivalent weight of sulfur in S2Cl2? सिंपल फंडा है, क्या बोल रहा है? Equivalent weight of sulfur in SCl2 is 16. What is the equivalent weight of sulfur in S2Cl2? तो सल्फर का इक्विवेलेंट वेट SCl2 में कितना दे रखा है? लिख देता हूं, equivalent weight of sulfur in SCl2 equal to 16 and equivalent weight of sulfur in H2Cl2 is, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर, यानी कि हमने इक्विवेलेंट वेट ऑफ नॉन मेटल या मेटल का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो इक्वल टू होता है, हम लोग लिख सकते हैं यहां से फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? मास ऑफ सल्फर, क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे? मास ऑफ सल्फर अपॉन mass of chlorine combined upon mass of chlorine combined multiplied by 35.5 which is atomic mass of chlorine. ओके, तो हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा हमारे पास? यहां पे हमारे पास मास ऑफ सल्फर हो जाएगा 32, है ना? मास ऑफ सल्फर कितना होगा हमारे पास? 32। ओके, अब यहां पे हमारे पास क्योंकि 32 और टोटल कितने यहां पे एटम्स है सल्फर के? 2 हैं, तो कितना वो लिखेंगे हम लोग यहां पे? 32 प्लस 32 अपॉन मास ऑफ क्लोरीन कंबाइंड, कितने क्लोरीन एटम्स हैं? 2, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 35.5, है ना? अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये आपको मिलेगा 64 अपॉन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 बचेगा केवल, तो हमारा आंसर आएगा 32। दैट मीन्स अगर हमें SCl2 का इक्विवेलेंट वेट 16 दे रखा है तो H2Cl2 में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा हमारा? 32 हो जाएगा। ओके बच्चों, कितना हो जाएगा? 32। इसका हम बेसिक फंडा इसका ये भी हम लोग लगा सकते हैं। इसका देखो, इधर सल्फर एक एटम था, इधर क्लोरीन के 2 एटम्स थे, ठीक है? इधर क्या है? सल्फर के 2 एटम्स हैं, इधर क्लोरीन के 2 एटम हैं। तो अगर SCl2 में क्लोरीन के 2 एटम हैं और सल्फर का एक एटम ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं और इक्विवेलेंट वेट 16 दे रहा है, तो इधर क्या है? सल्फर के 2 एटम हो गए, क्लोरीन के 2 ही हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट मीन्स 32 will be the right answer. Okay, now the next question is the mass of an atom
ऑफ नाइट्रोजन इज, क्या बोल रहा है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ नाइट्रोजन इज, यानी कि, ठीक है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ नाइट्रोजन इज, यानी कि नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना है, नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे नाइट्रोजन, तो मास कितना हो जाएगा उस केस में हमारा मास हो जाएगा 14U। ठीक है, अगर हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो हम लोग जानते हैं कितना होता है 14U। लेकिन अगर हमें एक एटम का मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मास ऑफ वन एटम इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 6.02 2 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें एक एटम का मास निकालना होता है तो हम उसका जो एटॉमिक मास है उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, एवोगाद्रो नंबर से। और ये जो Na है, Na स्टैंड्स फॉर एवोगाद्रो नंबर विच हुज वैल्यू इज 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अगर हमें एक एटम का मास फाइंड करना होगा तो हम एटॉमिक मास को किससे डिवाइड करेंगे, ध्यान देना, एटॉमिक मास should be divided by Avogadro number to find the mass of an atom of any element. Okay, so the right answer is A. The third question is the statement which is wrong about gram atomic mass, यानी कि GAM के बारे में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य गलत है, कौन सा स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो पहला क्या है, इट इज द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23, और डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, इट इज द एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स, बिल्कुल सही भाई, यही तो होता है, एटॉमिक मास को ग्राम में अगर हम जो है एक्सप्रेस करते हैं तो वही तो ग्राम एटॉमिक मास होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का अगर मैं एटॉमिक मास की बात करता हूं, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की बात अगर मैं करूंगा तो आई विल राइट 1 AMU, 1.008 AMU, या मैं इसको यू लिखूंगा। लेकिन अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास की बात करूंगा इसके, तो मैं क्या लिखूंगा 1.008 ग्राम। ओके, ये भी सही है, इट इज कॉल्ड ग्राम एटम, इसे हम ग्राम एटम बोलते हैं, ये भी बात सही है, ये भी सही है। और एक ग्राम एटम में, किसी एलिमेंट के एक ग्राम एटम में कितने जो है वो एटम्स कंटेन करके रखता है, इतने 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ओवरऑल हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है ना, तो हम लोग जाएंगे अपने ऑप्शन नंबर डी के साथ। ओके, हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड इज, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड इज इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, किसी भी एसिड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो किसके बराबर होता है, हमने लिखा था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एसिड, है ना, या मोलर मास ऑफ एन एसिड जो दे रखा है, डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी। क्या बताया था आपको, बेसिसिटी। और बेसिसिटी मैंने आपको बिल्कुल स्पेसिफाई किया था, बेसिसिटी मींस नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो ये हमारा बेसिसिटी है। तो हम क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड दे रखा, देखो बच्चों याद रखना, दो तरीके के ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड एंड द अनदर वन इज एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन यानी कि इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। गॉट माय पॉइंट, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, if the question paper or if question is coming such that we have given crystalline oxalic acid,
दैट मीन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन दैट एसिड। ओके, तो हमारे पास क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2C2O4.2H2O। ओके, H2C2O4.2H2O। अब आप एक बात सुनिए, इसको थोड़ा थोड़ा भयावह रूप में लिखूं ऑक्जेलिक एसिड को, देखो कैसे लिखते हैं हम लोग। कई बार क्या होता है, स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग डर जाते हैं कि क्या है, ऐसे तो याद कर लेते हैं हम लोग, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, फिर पूछूंगा ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। लेकिन अगर इसका मैं इसको मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कई लोग बोलते हैं पता नहीं क्या पूछ दिया। नहीं, अब मैं आपको बताता हूं कैसे। H2C2O4 है ना, बस सिंपल है ना। तो अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन ऑक्जेलिक एसिड तो कैसे फाइंड करूंगा मैं, जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट होगा किसका, H2C2O4.2H2O का कितना हो जाएगा, चेक करो, H2C2O4.2H2O। अब हम करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट, तो 2 हाइड्रोजन का दो एटम है, एक एटम का 1.008 होता है मोलर मास, लेकिन मैं क्या ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं। 2 इंटू 1 प्लस कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, 12। ठीक है, ऑक्सीजन के एक एटम का कितना होता है, 16, तो 4 एटम का कितना होगा, प्लस H2O के एक मॉलिक्यूल का सिंपल 18 होता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का H2O कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के एक एटम का 1, दो एटम का मल्टीप्लाइड बाय 2, 16 का एक एटम का, मतलब ऑक्सीजन के एक एटम का 16, इन दोनों को ऐड ऑन करूंगा तो 18 हो जाएगा। इधर 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। हाँ ना, बोलो ना। अब इनको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 24 प्लस 64 प्लस 36। अब इनको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 64 में अगर आप 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 64 प्लस 6 70, 70 प्लस 30 100, इनको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 126। ठीक है, अब अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो क्या करूंगा, 126 हमने अभी कैलकुलेट किया इसका मोलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स। तो इसमें कितने हैं, ये 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं यहाँ पे, तो यही क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स है, डिवाइड बाय 2। दैट मीन्स कितना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट, 63 है ना, 2 6 12, 2 3 6, इसलिए 63 क्या हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। गॉट माय पॉइंट, गुड। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोल्स ऑफ H2 in grams required to saturate 1 mole of benzene। एक मोल बेंजीन को क्या बोल रहा है, एक मोल बेंजीन को सैचुरेट करने के लिए, एक मोल बेंजीन को सैचुरेट करने के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत होगी H2 के। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने बड़ा सा ग्रीन टैग दे रखा है ना, एनडीए 2016 में आया ये क्वेश्चन आ रखा आपका एनडीए 2016 में। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मोल्स ऑफ H2 इन ग्राम्स रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 1 मोल ऑफ बेंजीन। अच्छा सर, मोल्स हमें पता है, H2 हमें पता है क्या होता है, ठीक है, बेंजीन भी हमें सर पता है क्या होता है, लेकिन सर एक बात बताइए कि सैचुरेट क्या होता है। तो बच्चों सैचुरेशन का मतलब, सैचुरेट का मतलब यहां पे होगा सिंगल बॉन्ड्स, कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बोल रहा हूं, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल और केवल सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है तो हम बोलेंगे उसको कि ये जो कंपाउंड है ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। गॉट माय पॉइंट, वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब हम बेंजीन जानते हैं, बेंजीन क्या है, अनसैचुरेटेड है, तो बना देता हूं, क्या बोल रहा है, देखिए ये बेंजीन है, अभी तो नहीं हुआ, ये साइक्लोहेक्सेन है, अब ये हमारा बेंजीन हो गया। ठीक है, ये हमारा बेंजीन है, तो इसका हम जानते हैं क्या होता है, इसका फॉर्मूला C6H6 होता है। तो बेंजीन के एक मोल को सैचुरेट करने के लिए कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं,
ठीक है, अब हम जानते हैं अगर सैचुरेशन करना है तो मुझे सारे के सारे ये जो डबल बॉन्ड है किसमें कन्वर्ट करने पड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड में। अब इधर क्या है C6H6 अगर मैं बनाऊं तो इसका मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन इसके साथ है, एक हाइड्रोजन इसके साथ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन हमारी यहाँ है। सही है गलत है? अब अगर यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, अगर मुझे इसको क्या करना है, इसको सैचुरेट करना है, यानी कि मुझे ओवरऑल क्या किस में कन्वर्ट करना है इसको, आई हैव टू कन्वर्ट इट, ऐसे कन्वर्ट करना है। इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन तो थी, अब 2 हाइड्रोजन लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें कितनी हाइड्रोजन होगी, 2 हाइड्रोजन। अब आप लोग चेक कर सकते हैं, 2 + 2 4 + 2 6 8 10 12, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, C6H12। यानी कि C6H6 से C6H12 जाने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो सिंपल बात है, हमें 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि हमारे पास कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, 3 डबल बॉन्ड्स हैं, है ना। ठीक है, तो 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसलिए हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे, 3H2 चाहिए होगा। ओवरऑल 6 हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएंगे। तो 6 हाइड्रोजन ऐड होते ही ये जो अनसैचुरेशन था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेशन में। ओके, तो हम लोग जाएंगे अपना ऑप्शन नंबर सी के साथ। समझ में आया कि नहीं आया, गुड। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, a compound H2O3 contains a compound H2O3 contains 31.58% oxygen by weight। ठीक है, the atomic mass of X is, पूछ रहा है एक कंपाउंड दे रखा है हमें H2O3, कुछ भी हो सकता है, X की वैल्यू हमें पता नहीं है कि क्या, हमें पता नहीं है कि X कौन सा एलिमेंट है। तो a compound H2O3 contains 31.58% oxygen by weight। कितना ऑक्सीजन कितना कंटेन कर रहा है बाय वेट, 31.58। द एटॉमिक मास ऑफ एक्स, वी हैव टू फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ एक्स। सो हाउ आई विल कैलकुलेट, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मुझे सबसे पहले गिवन चीजें हैं वो लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट कितना दे रखा है हमें, 31.58। ये तो मैंने बच्चों कुछ नहीं किया है, तो खुद दे रखा है इसमें ना। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, आंखों में लग सा रहा है ना, चेंज कर देते हैं इसको। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट कितना है, 31.58, ये हमें दिया है। अब अगर मैं लिखूं परसेंटेज ऑफ एक्स बाय वेट, तो परसेंटेज ऑफ एक्स बाय वेट कितना है भाई, ऑक्सीजन का वेट परसेंटेज बाय वेट 31.58 है, तो x का कितना हो जाएगा, 100 माइनस 31.58। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट हियर 68.42, यही मिलेगा 68.42। अब हम लिखेंगे लेट द एटॉमिक मास ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x। मान के चलते हैं जो हमें एटॉमिक मास फाइंड करना है x का, वो स्मॉल x है। तब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, हम लोग अब एटॉमिक मास के रेशियो को लेते हैं, ओवरऑल इसका कंपोजिशन देखते हैं। हम लिखेंगे 2x, क्योंकि जो x जो एलिमेंट है, ये जो x जो एटम दे रखा है, उससे कितने एटम्स हैं, x एलिमेंट के 2 एटम्स हैं, तो एक एटम का मास x है, तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x अपॉन 2x प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 16, तो 3 एटम का कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट मीन्स 48, विच विल बी इक्वल टू 68.42। जो एक कंसेप्ट हम लोग लगा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। इसका मतलब कि कोई भी एटम किसी भी पूरे मॉलिक्यूल के लिए अपना कितना परसेंट उसको दे रहा है, या वो कितना ज्यादा परसेंट वो कंटेन करके रख रहा है वो मॉलिक्यूल उस एटम को। ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन का
परसेंटेज वेट दे रखा था 31.58। हमने निकाला एक्स का, जो एक्स एटम था उसका निकाला। कैसे निकाला हमने उसको? 100 में से 31.58 माइनस किया तो आया 68.42। अब हमने क्या किया, लेट द एटॉमिक मास ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। हमने मान लिया कि एक्स का जो एटॉमिक मास है वो स्मॉल एक्स है, तो तब क्या हो जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन लगाएंगे। भाई एक्स का एक एटम होता तो एक्स होता, एक्स के दो एटम है तो क्या लिखूंगा, 2x अपॉन 2x प्लस 48, क्योंकि ओवरऑल इसको तो जुड़ेगा। अगर मुझे इसका मोलर मास निकालना होता तो ऐसे ही तो लिखूंगा 2x प्लस 48, तो 2x प्लस 48 इक्वल टू 68.42, जिसका परसेंटेज कंपोजिशन था। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगी वैल्यू। चलो बता देता हूं आपको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मैं इन दोनों में, देखना ध्यान से, इन दोनों में अगर मैं दो कॉमन लूं तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा x अपॉन x प्लस 24 इज इक्वल टू 68.42 इंप्लाइज दैट। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर चल जाएगा। अगर आप इसे ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके मल्टीप्लीकेशन के साथ ही हमें x की वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू 51.65 के अराउंड मिलेगी, विच इज नियरली इक्वल टू किसके बताइए, 52 के, है ना। क्योंकि हमें ऐसा पूछा है, 45 हम लगा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, इसीलिए हम 51.65 इज नियरली इक्वल टू 52। दैट मीन्स द एटॉमिक मास ऑफ x इज 52 ग्राम पर मोल। ओके, गुड। नाउ seventh question is, a mole of a compound is composed of 6.023 into 10 raised to power 23 atoms। हम जानते हैं, कोई नई बात नहीं है कि भाई एक मोल अगर कंपाउंड की बात करेगा तो इसका मतलब उसमें कितने एटम्स होंगे, 6.023 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बोल रहा है। हाइड्रोजन की अगर बात करें 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ये भी बात सही है, एंड 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। द कंपाउंड इज, देखिए, a mole of a compound is composed of 6.023 into 10 raised to power 23 atoms of hydrogen। यानी कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 6.023 into 10 raised to power 23 एटम्स। इसका मतलब कितना वेट है उसका, हाइड्रोजन का पूरा 1 ग्राम है, ग्राम एटॉमिक वेट। क्लोरीन का कितना दे रखा है हमें, 35.5 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना दे रखा है, 48। इसका मतलब यहां भी, इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन का भी एक एटम है, क्लोरीन का भी कितना है, एक एटम है, क्योंकि 35.5 है, यानी कि एक ही एटम होगा इसके जो फॉर्मूले में होगा कंपाउंड में। लेकिन ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16 और इधर कितना दे रखा हमें, 48। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम होने चाहिए यहाँ पे, बताओ, दो होने चाहिए, तीन या चार, तीन होने चाहिए, क्योंकि 16 3 कितना होता है, 48। तो HClO3, दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है ना। तो जितने उसने एटम दे रखे थे, हमने क्या किया, 6.023 into 10 raised to power 23 atoms of hydrogen, it means 1 mole of hydrogen, यानी कि कितना वेट दे रखा उसने, 1 ग्राम। क्लोरीन कितना, 35.5 ग्राम, यानी कि वो भी, उसके भी कितना एटम प्रेजेंट होगा, एक। इधर कितने, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब एक एटम का मास 16, तो तीन एटम का मास 48, तो इसलिए HClO3। नाउ द 8th क्वेश्चन इज, which one of the following has different number of molecules। इन चारों में से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन चारों में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इन चारों में से किसके डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, यानी कि इनमें से लगभग 3 ऐसे होंगे जिनमें सिमिलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन एक वो ऐसा होगा जिसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफर कर रहे होंगे। और ये क्वेश्चन आपका NDA 2016 में आ रखा है। ठीक है, नाउ अगर मुझे निकालना है तो मैंने आपको कल भी बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे फाइंड करने हैं 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में। तो जब कभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स की बात करता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो क्या लिखूंगा, N इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। हाइड्रोजन को सबसे पहले हम हाइड्रोजन कैसे दिखाते हैं, H2O से, ऑक्सीजन O2 से, नाइट्रोजन N2, कार्बन C। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर हाइड्रोजन, फॉर H2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो गिवन वेट कितना है, 3 अपॉन मोलर मास दैट मीन्स 2, क्योंकि एक एटम का कितना 1, तो दो एटम का 2, तो 3/2 इंटू Na। ऐसे तो निकालते हैं हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स।
ठीक है। इसी तरीके से 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, गिवन वेट 48 अपॉन जो ओरिजिनल है O2 है, तो O2 का कितना हो जाएगा 32 इंटू Na, दैट मीन्स 16 3 जा 48 एंड 16 2 जा 32, इट मीन्स 3/2 Na, यानी कि ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब अगर मैं N2 के केस में निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, N2 केस में नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बताओ, 42 गिवन वेट, बेसिकली मैं बताया तो आपको n इक्वल टू, n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास या मोलर वेट। ओके, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 अपॉन नाइट्रोजन कितना होता है, एक एटम का 14 तो दो एटम का 28, तो 42 अपॉन 28 मल्टीप्लाइड बाय Na, इट मीन्स 14 3 जा 42 एंड 14 2 जा 28, तो 3/2 Na, यानी कि ये भी सेम आ गया इन तीनों का। अब कार्बन की अगर बात करता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा फॉर कार्बन, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट कितना है 2 अपॉन एक्चुअल में कितना होता है 12 मल्टीप्लाइड बाय Na, तो क्या हो जाएगा 1/6 Na, क्या हो जाएगा 1/6 Na। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी इज राइट, यानी कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इन तीनों में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सिमिलर होंगे, विच आर 3/2 Na, और 2 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने होंगे 1/6 Na होंगे, तो ये अलग हो गया, यही हमारा आंसर होगा। नाउ 9th क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन XaS2S3, यानी कि आर्सेनिक का क्या है सल्फाइड, As मींस आर्सेनिक और S सल्फाइड हो गया आर्सेनिक का सल्फाइड, प्लस YO2 गिव्स अस आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस WSO2 सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ Y, यानी कि हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है और हमें इस Y की ये जो Y प्राणी है इसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को, ठीक है। तो लिखता हूं मैं AS2S3 प्लस O2 gives us AS2O3 प्लस SO2, ठीक है। अब देखिए इधर आर्सेनिक के 2 एटम्स हैं, इधर भी आर्सेनिक के 2 एटम्स हैं, काम ठीक है। इधर सल्फर के 3 एटम्स हैं, इधर सल्फर का 1 एटम है, यहां पे डिफर कर रहा है। इधर ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर ऑक्सीजन के 3 हैं, इधर 2, यानी कि ओवरऑल इधर ऑक्सीजन कितने हो गए 5 हो गए, इधर ऑक्सीजन की केवल 2 हैं, इधर आर्सेनिक सब सेम है दोनों तरफ, लेकिन सल्फर इधर 3 है और इधर सल्फर 1 है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहां पर 9 रख दूं, ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, सल्फर है, अगर मैं यहां पे 9 रख दूं तो क्या हो जाएगा 9 2 18 हो जाएगा। अब 9 2 18 ये हो जाएगा, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इधर y की वैल्यू कितनी आ रही है 9, एक मिनट से लेट मी राइट दिस, AS2S3 प्लस O2 gives us AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम लोग यहां पे अगर y की जगह पे 9 रखेंगे और इस 9 को रखते हुए हम लोग अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और हमारी y की वैल्यू कितनी बैठेगी 9 बैठेगी, ओके। तो हमारा राइट आंसर इज 9, दैट मीन्स सी ऑप्शन। नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया, यानी कि 4.25 ग्राम अमोनिया में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो जब भी इतने क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए, जब कभी भी नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है
n इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास, दैट मीन्स 4.25 अपॉन मोलर मास। तो इससे पहले हमें अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है NH3। तो नाइट्रोजन के एक एटम का 14, हाइड्रोजन के एक एटम का 1, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा इसका 17। नंबर ऑफ एटम्स कैसे, मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे इसमें, मल्टीप्लाइड बाय, ये तो है नंबर ऑफ मोल्स निकाले, लेकिन अगर मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, तो टोटल NH3 के अगर मॉलिक्यूल की बात करूं तो कितने नंबर ऑफ एटम्स टोटल, 4 हैं। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 4 इंटू इस नंबर ऑफ मोल्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 4.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 17। अब अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 20 का 0 कैरी 2, 4 2 8 प्लस 2 10 0 कैरी 1, 4 4 16 प्लस 1 17, डेसिमल यहां आएगा अपॉन 17 इंटू ये वाली टर्म पूरी यहां पे वैसे ही उतर जाएगी एज इट इज, दैट मीन्स 17 से 17 कैंसिल, यानी कि हमें ये बचेगा और ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्लियर है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा था तो हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद NH3 में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 4 हैं, तो हम 4 आंसर नहीं लगाएंगे यहाँ पे, हमें उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स को। नाउ द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, एक मॉलिक्यूल के, एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। देखो वाटर का मास हमें मालूम है, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 AMU। अब अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास की बात करूंगा वाटर के, तो ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम। लेकिन क्या होगा अगर वो पूछेगा वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो एक मॉलिक्यूल, एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले कितना होगा 18, ठीक है, और उस 18 को सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं इस केस में भी सिमिलरली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर से, दैट मींस 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और इसके मल्टीप्लीकेशन से हमें हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल 3 इंटू 10⁻26। ओके, नाउ 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 18 ग्राम ऑफ वाटर यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, n इज इक्वल्स टू 18 अपॉन गिवन वेट कितना 18, मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 मल्टीप्लाइड बाय Na इंटू H2O का कितना होता है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है 3, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इक्वल टू 3Na, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन के कैलकुलेट करें नंबर ऑफ एटम्स तो कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 16, गिवन मास कितना दे रखा है 16 अपॉन मोलर मास कितना होता है O2 है तो कितना हो जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाय Na, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने दे रखे इसमें 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 1 16, 16 2 32, दैट मींस Na, ठीक। 4.4 ग्राम ऑफ O2, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 4.4 अपॉन O2 ही दे रखा है, तो इट मींस 32 मल्टीप्लाइड बाय Na इंटू 2, ठीक। तो 2 से ये कटेगा तो कितना आएगा 16 आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। 4.4 अपॉन 16, और इस केस में मीथेन के केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है 16 अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन का एक एटम का मास 12, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 4, तो कितना हो जाएगा 16, दैट मींस 16 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय Na, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पे 1 प्लस 4
5, तो कितना आ जाएगा 5Na। तो इसका मतलब हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें होंगे 16 ग्राम ऑफ कार्बन में, मीथेन में। देखिए यहाँ पे कभी भी क्वांटिटी ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स में होंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 18 ग्राम ऑफ वाटर था, लेकिन हमारे नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा किसमें आए मीथेन के 16 ग्राम में। ओके, नाउ 13th क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स इलेक्ट्रॉन्स वे 1 किलोग्राम, यानी कि कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 किलोग्राम वे करेंगे। ठीक है, तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारा 1 किलोग्राम वे करेंगे। तो हम इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस केस में सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.108 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इट मीन्स 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1/9.108 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। हाँ है ना, बोलिए। यानी कि अगर मैं इसको ऊपर भेज दूं तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 10⁻³ अपॉन 9.108। इतना होगा कि नहीं होगा। अब मैं जानता हूं 1 मोल, अगर मैं 1 मोल की बात करूंगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। या इसको इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। अब अगर इतने 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो इसका मतलब अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन की बात करूं कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितने मोल होंगे, तो कैसे फाइंड करूंगा 1 इलेक्ट्रॉन में कितने मोल होंगे 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वे 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम अगर हमें इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो उसमें कितने मोल्स होंगे। तो अब हम कितने लिखेंगे, अगर देखिए मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.108 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 अपॉन दिस थिंग, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ अपॉन 9.108। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। और 1 इलेक्ट्रॉन में, है ना, इसे यूनिटरी मेथड बोलते हैं ना, 1 इलेक्ट्रॉन में कितने मोल्स हो जाएंगे। इसको अगर मैं नीचे ले आऊंगा इसके तो क्या मिलेगा 1/6.022 इंटू 10⁻23। अब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 1 किलोग्राम में तो क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसके लिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट मीन्स 10⁻³ अपॉन 9.108 मल्टीप्लाइड बाय 1/6.022 इंटू 10⁻23। अब आप देखिए 10⁻23 को ऊपर अगर मैं ले जाऊंगा न्यूमरेटर में तो मुझे क्या मिलेगा 10⁻31 ऊपर है, 10⁻23 ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा। इट मीन्स 10⁸ अपॉन ये पूरा का पूरा ऐसे ही डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या बैठेगा ऑप्शन नंबर डी 1/9.108 इंटू 6.023 इंटू 10⁸। नाउ 14th क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, यानी कि N2 + 3H2 gives us 2NH3 हमें दिया है। How many hydrogen molecules are required to react with 100 molecules of nitrogen, यानी कि कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए हमें टू रिएक्ट विद 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। 100 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल खपेंगे, सीधा वो पूछ रहा है कि अगर हमें 100 मॉलिक्यूल दे रखे हैं नाइट्रोजन के, कितने मॉलिक्यूल दे रखे हैं 100 मॉलिक्यूल, तो पूछ रहा है हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लेंगे। सिंपल फंडा है, मूल कंसेप्ट से होगा ये सॉल्व। N2 + 3H2 gives us 2NH3। तो क्या हो जाएगा भाई, 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया दे रहे हैं, है कि नहीं है। 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ
रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया दे रहा है, तो इसका मतलब जो है हमें निकालना है कि अगर 100 मॉलिक्यूल इनकेस हमारे पास नाइट्रोजन के होंगे तो हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एक मॉलिक्यूल के साथ 3 मॉलिक्यूल फिट हो रहे हैं, तो 100 मॉलिक्यूल के साथ कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल के साथ कितने मॉलिक्यूल फिट हो रहे हैं? 3 मॉलिक्यूल। हाँ है ना, बोलिए। तो 100 मॉलिक्यूल के साथ कितने होंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट मीन्स 300 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब अगर ये नाइट्रोजन है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 3 मोल हाइड्रोजन, तो 100 मॉलिक्यूल्स के साथ 300 मॉलिक्यूल्स, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, if the reaction of 1.0 mole of ammonia and 1.0 mole O2 ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में is carried to completion, यानी कि हमें रिएक्शन दी हुई है और इसे जो है कंप्लीट करवाया जाता है, देन क्या होगा? हमसे पूछ रहा है कि अगर ये रिएक्शन होती है तो क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज ऑल ऑफ द O2 इज कंज्यूम्ड। ऑप्शन बी 4.0 moles of NO is produced. Option C is 1.5 moles of H2O is produced. And option D, all the ammonia is consumed. ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिर से रिएक्शन लिख देता हूं, इससे इजी होता है। 4NH3 plus 5O2 gives us 4NO plus 6H2O. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं 4 मोल ये लूं, ठीक, तो 5 मोल ऑक्सीजन के लग रहे हैं, 4 मोल हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिल रही है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है ओवरऑल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। अगर देखो कंडीशन प्रोवाइडेड, अमोनिया का भी 1 मोल दे रखा है और ऑक्सीजन का भी 1 मोल। क्वेश्चन में हमें क्या है, हमें रिएक्शन में पता चल रहा है कि 4 मोल ऑक्सीजन अमोनिया के 5 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं और इधर हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं। लेकिन तब क्या होगा अगर 1 मोल अमोनिया दिया है और 1 ही मोल ऑक्सीजन दिया है, तो मैं अगर इससे 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना बचेगा मेरे पास? 1 मोल, और इसे भी 4 से डिवाइड कर दूं कितना बचेगा? 5/4 मोल। ठीक है, इधर भी इसको 4 से डिवाइड करूं कितना बचेगा? 1 मोल। तो अगर 1 मोल अमोनिया दिया है, 1 मोल ऑक्सीजन दिया है, तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो यानी कि अमोनिया कितना मोल? 1 मोल लग रहा है, और ऑक्सीजन के कितने मोल लग रहे हैं? 5/4 मीन्स इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1.25 आएगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 1 मोल अमोनिया 1.25 मोल ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये ज्यादा लग रहे हैं ना हमारे ऑक्सीजन के मोल्स, तो ऑक्सीजन के मोल ज्यादा लग रहे हैं, इसका मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन पहले ही खत्म हो जाएंगे, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा इसमें? ऑल ऑफ द O2 इज कंज्यूम्ड, यानी कि सारा का सारा O2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारा अमोनिया जो है बचा रहेगा, लेकिन O2 इज, यहां पे इस केस में हम लोग बोलेंगे O2 क्या है? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन के दौरान खत्म हो जाता है, जिसकी जो अमाउंट होती है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर एटॉमिक मास वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। और बस अब आप यही कीजिएगा कि इन क्वेश्चंस को बार बार लगाइएगा, और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको जहां जिस सोर्स से मिले आप उन सोर्स को कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद होंगे और आपको बहुत ही अच्छी जो है आपको एनडीए को क्रैक करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे जरूरी पढ़ाई करते रहें।